Very good day everybody. यूपीपीसीएस मेंस के मुख्य परीक्षा के विश्लेषण के क्रम में जो 18वीं 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की मुख्य विश्व इतिहास की घटनाएं हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। और इस क्रम में आज औद्योगिकीकरण की चर्चा करने जा रहे हैं। इतिहास की कोई भी घटना हो उसको क्रमबद्ध ढंग से हमें पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए। पढ़ने का भी क्रम होना चाहिए और लिखने का भी क्रम होना चाहिए। कि अगर हम औद्योगिकीकरण की बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, तो सबसे पहले उत्तर लिखते समय भी आपको भूमिका में ये बताना होगा कि औद्योगिक क्रांति क्या है, इसे क्रांति क्यों कहते हैं। ठीक ध्यान रखिएगा कि उत्तर लिखते समय उत्तर में भूमिका का होना बहुत जरूरी होता है। भूमिका वो स्थान होता है जहां से एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ना शुरू करता है, और निष्कर्ष वो स्थान होता है जहां पे एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। एक सेट और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है मार्क्स देने का, ऐसे रैंडमली मार्क्स नहीं दिए जाते। तो भूमिका में आपको ये चीज़ बतानी कि कोई भी ऐतिहासिक घटना है वो उसका आशय क्या है। नवपाषाण क्रांति के बाद हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति दूसरी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसे हम क्रांति की संज्ञा देते हैं। तो क्रांति क्या है? कोई भी ऐतिहासिक घटना क्रांति कब बन जाती है? क्रांति के बारे में इवन कार्ल मार्क्स ने भी ये बात कही है कि कोई भी घटना जो मासेस को प्रभावित करे उसे हम क्रांति कहेंगे। ठीक, जिसका व्यापक जन प्रभाव हो उस घटना को, वो ऐसे ऐतिहासिक घटना क्रांति बन जाती है। तो ऐतिहासिक घटना क्रांति बन जाती है और उस क्रांति का प्रभाव होता है। तो अगर औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति पूरे विश्व में बहुत बड़ा एक घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है। इसे क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने व्यापक जन समाज को प्रभावित किया था। ठीक, अगर हम एक पावर लूम की बात करें, हथकरघा से जब हम इसमें आए, पावर लूम में आए, तो पहले हथकरघा चलता था तो वो दिन भर में कोई हथकरघा चलाता था तो 2-3 मीटर 4 मीटर कपड़ा बन पाता था। लेकिन जैसे ही पावर लूम का आविष्कार हुआ, एक घंटे में इतना कपड़ा बन गया कि कई लोगों के लिए वो उपलब्ध हो सकता था। तो जो हस्तशिल्प था उससे केवल कुछ ही लोगों को वस्त्र मिल पाता था। लेकिन जब पावर लूम आ गया तो जन सामान्य के लिए जो विलासिता की वस्तु हुआ करती थी, ढाका का मलमल या वो इस प्रकार की सिल्क वगैरह, वो जो वस्त्र थे जो जिसको केवल आप कह सकते हैं कि समाज का संपन्न वर्ग ही पहन पाता था, वो धीरे धीरे मासेस को यानी कि जन सामान्य को उपलब्ध होने लगी। इसलिए हमने औद्योगिक क्रांति को, इसको औद्योगिक क्रांति का, औद्योगिकीकरण को क्या कह दिया? औद्योगिक क्रांति कह दिया। तो कोई भी घटना जो समाज के व्यापक हिस्से को प्रभावित करती उसे हम क्रांति कहते हैं। अब औद्योगिक क्रांति पर बात करते हैं। तो औद्योगिक क्रांति हो या कोई भी ऐतिहासिक घटना हो, सबसे पहले आपको यही समझाना है कि क्या इसका आशय क्या है, और फिर ये समझाना है कि इसका कारण क्या था। इतिहास रटने का विषय नहीं है कि आप गए और आपने रटा और फैक्ट्स को स्पिट कर दिया या अपना वहाँ पे उगल के आ गए किताबों और कॉपी में। ना ना ना, इतिहास के बारे में हमारे सर कहते थे इट इज साइंस ऑफ टाइम। काल का विज्ञान इतिहास है। इसमें हर घटना का कोई ना कोई कारण और उसका प्रभाव होता है। तो ऐतिहासिक घटनाओं को हमेशा कारण और प्रभाव के नजरिए से पढ़ना और विश्लेषित करना चाहिए। तो औद्योगिकीकरण क्या है मैंने बता दिया। औद्योगिकीकरण था कि सामान्य हमारी जो यांत्रिकी थी उससे विद्युत चालित यांत्रिकी और व्यापक स्तर पर उत्पादन के साधनों के विकास को हम औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देते हैं, जो मुख्यतः 17वीं 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। अब इसके कारण क्या थे? तो सबसे बड़ा कारण तो तकनीकी ही था। डिटेल में तो आप पढ़ेंगे किताब में इसको निश्चित रूप से,
औद्योगिकी क्रांति को, औद्योगिक क्रांति को। लेकिन संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि तकनीकी कारण सबसे बड़ा कारण था औद्योगिक क्रांति का। चाहे भाप का इंजन हो, चाहे बिजली का आविष्कार हो, रेलवे का हो, इन सारे तकनीकी कारणों ने क्रांति के विकास के लिए आधारशिला तैयार की। इसके बाद उपनिवेशवाद भी इसका ही एक अंग है औद्योगिकीकरण का, कि उपनिवेशों से जो कच्चे माल की सुलभता थी, उपलब्धता थी, उसने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। फिर आपका मांग में भी वृद्धि हुई, धीरे धीरे समाजों का विकास हुआ। जैसे जैसे शिक्षा वगैरह का प्रसार होने लगा तो जो समाज बिल्कुल नोमैडिक टाइप के हुआ करते थे, यायावर समाज हुआ करते थे, धीरे धीरे वो व्यवस्थित समाजों में बदलने लगे थे मध्य 17वीं शताब्दी के बाद से। तो धीरे धीरे मांग वस्तुओं की बढ़ने लगी थी। तो ये 2-3 कारण जो थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को के लिए सरकारी नीतियां भी मानते हैं कि एक कारण था कि पॉजिटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज थी जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक तरह से पुशअप किया। तो ये इसका कारण था। अब इसके प्रभाव क्या हुए? औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव भी थे और नकारात्मक प्रभाव भी थे। सकारात्मक प्रभाव तो यही था कि इससे धीरे धीरे समाजों का आधुनिकीकरण हुआ। दूसरा, शिक्षा का विकास हुआ, रोजगार और आय के साधन बढ़े। ठीक, कुछ लोग ये मानते हैं कि औद्योगिकीकरण से रोजगार घटे भी। ठीक, तो जो आपके अशिक्षित और अकुशल रोजगार थे वो उनको तो अब कम मिल रहा था रोजगार, लेकिन जो एक नया शिक्षित वर्ग बन रहा था, ठीक, लेबर क्लास को छोड़ करके, उसके लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। इससे शहरीकरण भी हुआ, इससे समाजों का आधुनिकीकरण हुआ, मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिसने बाद में सामाजिक चेतना के प्रसार में व्यापक भूमिका निभाई। तो ये बहुत साधारण सी बातें हैं कि औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या थे, नकारात्मक प्रभाव क्या था। भारत जैसे देशों के लिए नकारात्मक प्रभाव ये था कि हमारे कुटीर उद्योग और हमारे हस्तशिल्प का नाश हो गया, ह्रास हो गया। कृषि पर दबाव बढ़ा। ठीक, कृषि पर दबाव बढ़ा। आप पढ़ते हैं कि जो अर्ली फेज ऑफ ब्रिटिश रूल है उसमें बंगाल में भीषण अकाल पड़े थे। तो भीषण अकाल पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि कृषि का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा था। ठीक, और खाद्यान्नों की जगह वाणिज्यिक फसलों को उगाने के लिए दबाव था। ठीक, कृषि पर दबाव था। ठीक, इससे नकदी फसलों का प्रसार हुआ और जो हमारे खाद्यान्न की फसलें थी उनके पर कम ध्यान दिया गया। इसके अलावा श्रमिक वर्ग का शोषण, काम के घंटों का निर्धारित न होना, बाल श्रम का उपयोग होना, ये इसके नेगेटिव प्रभाव थे। लेकिन धीरे धीरे फिर फैक्ट्री रूल्स आए, फैक्ट्री लॉज आए और लेबर लॉज आए। तो धीरे धीरे हमारा लीगल सिस्टम भी इससे मॉडर्नाइज हुआ। लेकिन ये तो निश्चित है कि भाई नकारात्मक प्रभाव औद्योगिकीकरण के बहुत ज़्यादा थे और एक तरह से शोषण जो बाद में आप देखिए कि 1848 में कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो आता है उसमें उसका उदय होने का एक बहुत बड़ा कारण तत्कालीन उद्योगों की जो शोषणकारी व्यवस्था थी वो भी एक कारण था, जिसने मार्क्स को उस विचार को सोचने के लिए या उस विचार पर काम करने के लिए प्रेरित किया था। विशेषकर बच्चों की फैक्ट्रियों में जो शोषण की स्थिति थी वो, और श्रमिक वर्ग के आवास या रहन सहन की जो व्यवस्था थी वो। तो उसने बाद में जाकर मार्क्सवादी विचारधारा कि जिसमें यह है कि शोषण की जो शोषण का विरोध करता है मार्क्सवाद, तो उसको उस मार्क्सवाद को प्रेरित करने में भी औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकीकरण का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो इस पे प्रश्न मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पे जो मुख्य प्रश्न आते हैं वो यही आते हैं कि औद्योगिकीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था, भारतीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, औद्योगिकीकरण क्या था। इस पर मुश्किल से आपका एक आध क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, बट ये अनुषंगी संकल्पनाएं हैं, इंटरलिंक कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि औद्योगिकीकरण और उपनिवेशवाद अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो उपनिवेशवाद को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको औद्योगिकीकरण भी, लेकिन गहराई में इसको जानने की जरूरत नहीं है, गहराई में बहुत गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है।
आप मान लीजिए कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो जर्नलिस्ट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि जो प्रशासक बनते भी हैं, पीसीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, वो सब जर्नलिस्ट ही होते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्नलिस्ट? ए पर्सन हु नो मिनिमम अबाउट मैक्सिमम। इस रणनीति को आप तैयारी के दौरान भी याद रखिए। ए पर्सन हु नोज मिनिमम अबाउट मैक्सिमम इज जर्नलिस्ट, और ये एग्ज़ाम जर्नलिस्ट ओरिएंटेड ही है। ठीक, तो इसमें तैयारी के दौरान आपको जानना सब कुछ है, लेकिन किसी भी चीज़ की बहुत गहराई में उतरेंगे तो आपका समय और जो तैयारी है वो असंतुलित हो जाएगी, इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। तो आपको तैयारी को असंतुलित नहीं करना है, सब एरियाज़ को कवर करते हुए हर कंसेप्ट के का जो सामान्य एक प्रारूप होता है कि ये घटना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके कारण क्या थे, इसका उद्देश्य क्या था, इसका प्रभाव क्या था, इसी क्रम में उसको पढ़ करके और विश्लेषित कर कर लिख के आइए। और जो प्रश्न हमने इससे पहले दिए हुए हैं शॉर्ट्स में, उन प्रश्न को मैं दोबारा फिर इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप प्रश्न अगर हर टॉपिक पे 4-4, 5-5 प्रश्न बना करके रख दे रहे हैं तो मान लीजिए कि आप टॉपर बनने की दिशा में अग्रसर हैं। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। तू हिल रहा था, तेरे हाथ हिल रहे थे, तो कहाँ पर आता? तूने बटन खोला हुआ, ठंड लग रही है तुझे, सारा